हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायनामिक स्टडीज़। आप एक पेपर देख रहे हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सभी की सभी स्ट्रीम्स के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस। कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? देखिए, मैकेनिकल डिवाइसेस कौन सी होती है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स ही काम करते हैं, उसे हम मैकेनिकल डिवाइसेस कह सकते हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू काम करती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कौन से होते हैं? जैसे कि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल होते हैं, ओके। और भी कई तरह के यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है यूज किया जाता है। 1010 की फॉर्म जो कि बाइनरी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूज किए जाते हैं, ओके। तो इसका सही आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रिकल जो है डिवाइस कंप्यूटर नहीं है, इसमें कोई करंट वगैरह ज़्यादा पास नहीं किया जा सकता, सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके काम करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में सिंपली क्या होता है कि करंट पास होता है और हार्डवेयर के थ्रू करंट पास होता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहते हैं। इसमें कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी होती है? जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। बी इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज IQ ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट? देखिए, IQ का क्या होता है कि जब हम किसी को भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, ठीक है, मैंने मान लो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, तो जो सबसे पहले इसे सॉल्व करेगा तो उसका IQ सबसे ज़्यादा होगा, ओके। तो IQ क्या होता है? समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, जिससे हम डिसीजन ले पाए, वह एक शक्ति होती है जो कि मशीन्स में नहीं होती। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसका IQ क्या होगा? नील होगा। नील का मतलब होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? देखिए, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जिससे हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। तो इनपुट देखिए, स्पीकर्स के थ्रू तो हम वॉइस है जो उसे आउटपुट में लेते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद प्रिंटर की टाइप्स भी आपको पता लग जाएगी। प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम अर्लियर यूज करते थे, ओके। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो थे उसे हम अर्लियर यूज करते थे, और करंट जो हम यूज कर रहे हैं उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। इसका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके डिफरेंस में क्या आ जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से कैसे अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो इसमें डिफरेंस होता है कि यह चलते समय वॉइस नहीं करते और काफ़ी फास्ट होते हैं, जैसे हमारी फोटोकॉपियर मशीन है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इससे चलने से बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है हमें सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है इसके चलने से, और इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, ठीक है जी। यह प्रिंटर जो थे वह एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करते थे, और जो आजकल के प्रिंटर हैं वह एक टाइम पे कई पेज जो है 1-2 सेकंड में काफ़ी सारे पेज हैं जो आउटपुट में देते हैं। तो इनकी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फर्क है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा एंट्री करते हैं, और कीबोर्ड जो है हमारी एक इनपुट डिवाइसेस में आती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लग्जरी स्टोरेज कौन सी है? लग्जरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम जिसमें स्टोर कर सकते हैं, उसे हम लग्जरी स्टोरेज कहते हैं। तो देखिए, स्टोरेज 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसे बूटिंग के टाइम यूज़ किया जाता है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और बूटिंग के टाइम जिसे यूज़ नहीं किया जाता उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। तो अगर हम कंप्यूटर
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी कोई फाइल पड़ी हुई है तो सबसे पहले पीसी क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, उसे प्राइमरी मेमोरी में लेके आएगा और उसके बाद उसे एक्सेस करेगा। डायरेक्ट सेकेंडरी में कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं हो सकती, यह आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है लग्जरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी एक लग्जरी स्टोरेज है जिसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, और रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी में आती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम भी देते हैं। ओके, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। और जो रजिस्टर्स हैं ये एक ऐसी टाइप की मेमोरी है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे हम मेमोरी अज्यूम करते हैं, इसे हम रजिस्टर कहते हैं। जैसे कैशे हैं, जो कैशे भी फाइल्स होती हैं, और हम जैसे रैम को क्या है हम हाथ में पकड़ सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव है, जो कोई भी और है जैसे सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, हार्ड डिस्क है, उसे हम फिजिकली देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर और कैशे मेमोरी होती है ये फाइल्स की फॉर्म में होती है, इसे हम टच नहीं कर सकते और इसे हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ फाइल्स होती है जिसे हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ डैश। 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 1 MB। तो MB क्या होती है? अगर हम 1024 किलोबाइट्स को जोड़ देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो उसे हम 1 मेगाबाइट कहते हैं। आप मेरे ब्लॉग पे जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा computermob.blogspot.com। वहाँ पे जाके आप मेमोरी हायरार्की की एक पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे का सारा पता चल जाएगा कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है, कितने मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं, और बिट्स क्या होती हैं, निबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम क्या होती है ये आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा, जैसे हमने रैम की फुल फॉर्म याद की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी तरह रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेस भी नहीं कर सकते, उसे हम रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर क्या होती है? जहाँ पे ऐसे काम किए जाते हैं कि बाहर वाले बंदे को कोई पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी कुछ ऐसे काम करता है कि हमें कोई नॉलेज नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है, किसके बारे में कोई बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई यूज़र इंटरेक्शन नहीं होती। कंप्यूटर है जहाँ पे कंप्यूटर अपने आप खुद से अपना काम करता है और यूज़र इंटरेक्शन की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम कोर कहते हैं। ओके, और यह सारे का सारा काम कौन करता है? कर्नल करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल ये काम करता है। जब ये किसी भी यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पीसी को, तो वह उस फाइल को मूव कर देता है दूसरे मोड में, जिसे हम यूज़र मोड कहते हैं। इसके 2 मोड होते हैं, एक में कर्नल मोड होता है और इसका दूसरा मोड होता है यूज़र मोड। कर्नल मोड में कंप्यूटर सारे का सारा काम खुद से करता है और किसी यूज़र इंटरेक्शन की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब उसे पड़ती है तो वह उसे सेंड कर देता है। सिर्फ उतना पार्ट ही सेंड करेगा जिसमें यूज़र अपनी इंटरेक्शन करेगा, बाकी सारे का सारा पार्ट हाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज द पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड व्हाट। लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यह कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पे एक ऐसा डंडा सा आता है। ओके, तो इस डंडे को सभी डंडा ही बोलते हैं, इसे कर्सर कोई नहीं बोलता, तो इसका मतलब होता है कर्सर। तो आज से हम इसे कर्सर बोलेंगे, इसे डंडा मत बोलना, कोई भी नहीं बोलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन MS वर्ड। अलाइनमेंट्स जो है एक तरह की इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट है तो पहले तो आप खुद बहुत ही अच्छा इंटरफेस देखोगे, साथ ही साथ देखने वाले को भी बहुत अच्छा इंटरफेस नजर आएगा और झट से वह समझ जाएगा कि आप क्या लिखना चाहते हो, कहाँ से आप नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करना चाहते हो, कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हो। तो राइट, लेफ्ट, सेंटर सभी तरह की अलाइनमेंट्स इसमें होती है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन की अलाइनमेंट सेंटर में की हुई है, तो मेरे वाइट बोर्ड पे क्या है,
इसके लेफ्ट साइड भी उतनी स्पेस है और राइट साइड भी उतनी स्पेस है। जैसे हम हेडिंग्स कोई भी लिखते हैं तो उसे सेंटर लाइन कर देते हैं। और मैंने जो लिखना स्टार्ट किया है उससे सेम साइड से, सेम पोजीशन से लिखना स्टार्ट किया है, लेफ्ट साइड से, तो इसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर मैं राइट साइड भी यही बात सोच लूँ कि मैंने यहाँ तक ही लिखना था, ठीक है, यहाँ तक ही लिखना था, और ये सारे का सारा पार्ट भी मैं इसी में ही एडजस्ट कर दूँ, तो इसे हम राइट अलाइनमेंट कहेंगे। ओके, तो अगर दोनों साइड से सेम साइज आता है इसका, दोनों साइड से लाइक यहाँ से भी एक ही जगह से सारी की सारी लाइंस स्टार्ट होती है और इधर वाली साइड में भी सारी की सारी लाइंस मान लीजिए कि यहीं पे एंड होता है अगर सारी लाइन का, तो इसे हम जस्टिफाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जस्टिफाइड। जस्टिफाइड से क्या होता है, दोनों तरह की अलाइनमेंट आपको एक ही पिक्चर में मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 11th क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड भी हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, हम टेक्स्ट को तो सिलेक्ट करते ही हैं। तो किस किस टाइप से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट है ओनली बाय माउस, सेकंड है ओनली बाय कीबोर्ड। देखिए हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कैसे करते हैं? अगर हम शिफ्ट यूज़ करते हैं और किसी भी एरो का यूज़ करते हैं ऐसे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे और इधर की तरफ का सारा जो पार्ट है वह सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे शिफ्ट के साथ ये वाला एरो यूज़ करते हो, तो आप क्या करोगे, अगर आपने कर्सर जहाँ पे लगाया हुआ है तो आप इधर वाली साइड का सारा जहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप एक एक करेक्टर करके, मान लीजिए आपने यहाँ तक की सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस करेक्टर को आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी छोटे पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम माउस का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा बोथ A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ पाइवोट टेबल इज डैश। देखिए पाइवोट टेबल क्या होता है, किसी टेबल का छोटा पार्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डाटाबेस है और डाटाबेस में से हमने थोड़ा सा पार्ट रिट्रीव करवाना है, तो उसे हम पाइवोट टेबल कहेंगे। पाइवोट को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, सॉर्ट बाय रोल नंबर, जो भी एंट्रीज आपके कॉलम में, आप किसी भी कॉलम वाइज उसे सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट बाय कैटेगरी आप उसे सॉर्ट कर सकते हो। फिल्टर तो आप कर ही सकते हो, फिल्टर करने के तो ये पाइवोट टेबल कहते हैं। और आप ग्रुप वाई भी कर सकते हो। अगर आप ग्रुप वाई इसे यूज़ करते हो तो आप ग्रुप में डाटा जो है उसे रिट्रीव करा सकते हो। जैसे आपने कास्ट वाइज करवा लिया तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे मान लीजिए कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले आ जाएंगे, सेकंड वाले SC हैं तो वह आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले हैं, जो भी आप ग्रुप वाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल। नेक्स्ट है, ए टेबल कंसिस्ट ऑफ। टेबल में क्या होती है, देखो टेबल कैसे बनता है, जैसे मैंने ऐसे और ऐसे, तो एक टेबल बन गया। तो इसमें इस साइड वाली जो लाइंस है इसे हम रोज बोलते हैं और जो इस साइड होती है इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिक्सिंग होती है रोज और कॉलम की, तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, टेबल। तो इसका आंसर आएगा बोथ। द मैथमेटिकल साइन यूज्ड फॉर एंटरिंग फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला एंटर करने से पहले हम कौन सा सिंबल साइन यूज करते हैं? तो पहले तो ये होता किसमें है, MS एक्सेल में होता है फॉर्मूला। तो इसके अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उस फॉर्मूले को एंटर करने से पहले हमें इक्वल टू का साइन यूज करना जरूरी है। अगर हम इसे यूज नहीं करते तो आपका फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए, क्लिप पार्ट लिवर्स। क्लिप पार्ट हमें क्या देता है, बनी बनाई इमेजेस देता है। तो रेडीमेड इमेजेस देता है, इसमें शेप्स नहीं होती और इस इमेजेस में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडीमेड है ना, इसीलिए। ओके, तो इस आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन के बारे में लर्न किया। आपको इसके बारे में कोई भी रिलेटेड क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके आप इसका लिंक ले सकते हो। और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने अपने ब्लॉग पे भी डाला हुआ है, आप वहाँ से इसकी जो है सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो। एक्चुअल में जो पेपर आया हुआ है उसकी आप
कॉपी है जो वहाँ से ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।